जय हिंद मेरे सेठ सेठियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द ही क्लास 10th का किसका मैं बात कर रहा हूं, क्लास 10th की जो वीडियो है वो आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं यूँ कहूँ तो क्लासेस जो है आपकी शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग आपके कक्षा 10 का जो ज्योग्राफी आपका है, यानी कि जो आपका एसएसटी है, एसएसटी का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है आपका। तो ज्योग्राफी के हम लोग बात करेंगे अध्याय 1 यानी कि संसाधन एवं विकास पे क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जो आपके क्लासेस रहेगी, इसमें पहले हम लोग क्लासेस के नोट्स पे डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका चैप्टर है उस चैप्टर के नोट्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, और लास्ट पे हम लोग फिर जो भी इसके एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के, हम लोग उस पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है जिसको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। तो बात करेंगे हम लोग चैप्टर पे देरी नहीं करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बात करेंगे चैप्टर पे। चैप्टर क्या है आपका, संसाधन एवं विकास। क्या चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर संसाधन और विकास में संसाधन क्या है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कि संसाधन क्या होता है। तो देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ऐसे तमाम वे सारी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को क्या करे, पूरा करे। यानी कि जो भी आपकी जरूरत है और आपकी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो आपके लिए क्या वो संसाधन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो आप ऐसे सुनसान जगह पे हो जहां पे आपको लाइट की आवश्यकता है, लेकिन उस समय रात है। तो रात को आपके पास क्या है, आपके पास टॉर्च है। क्या है, आपके पास टॉर्च है। और अब उस टॉर्च की मदद से आप क्या कर रहे हो, रास्ता क्रॉस कर रहे हो। तो उस समय ना ही सूर्य आपके लिए संसाधन है, बल्कि उस समय आपका संसाधन कौन हो गया माय डियर फ्रेंड, तो आप बोलोगे वो टॉर्च हो गया। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक, आपको यहां से और यहां आपको आना है, तो यहां से यहां आने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई परिवहन की आवश्यकता होगा। लेकिन लोगों के पास क्या है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लेकिन आपके पास क्या है, बैलगाड़ी है। तो अब आपको इस जगह से इस जगह ले जाने में कौन मदद करेगा, तो बैलगाड़ी करेगा। तो यानी कि आपके लिए तब संसाधन क्या हो गया, बैलगाड़ी हो गया। यानी कि जो भी आपके जरूरतों को पूरा करता है वह संसाधन कहलाता है। लेकिन देखिए हर एक चीज आपके लिए संसाधन है, ये भी हम मानेंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध तमाम वस्तु आपके लिए संसाधन है। लेकिन संसाधन के कुछ गुण होते हैं जिसके बिहेव पे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी संसाधन क्या है, आपके लिए वो संसाधन है अथवा नहीं। तो ये गुण क्या, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संसाधन के गुणों पे। तो गुण क्या है, पहला गुण होना चाहिए कि जो भी संसाधन आपको पर्यावरण में मौजूद है और आपके आवश्यकताओं यानी कि जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन अगर उस संसाधन को बनाने का प्रौद्योगिकी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हम उसे संसाधन नहीं कह सकते। मैंने क्या बोला कि गुण में से अगर मैं बात करूं पहले गुण का, तो पहला गुण क्या है आपका कि जिसको बनाने का प्रौद्योगिकी क्या हो, उपलब्ध हो। यानी कि जिसको बनाने का तरीका आपको पता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं जल का, तो आपको यह पता होगा कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी कि H2O जिसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर बना होता है। तो अगर हमारे लिए आवश्यक जल है और किसी कारण से पूरे पर्यावरण से या पूरी की पूरी पृथ्वी से जल गायब हो जाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको बनाने का जो तरीका है H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से हम लोग बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः ला सकते हैं। तो जिसको बनाने का क्या हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, साथ ही साथ में जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी कि जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि वही क्या कहलाएगा, हमारे लिए संसाधन कहलाएगा। और अगर आप किसी भी संसाधन को बना सकते हो, उसे खरीद सकते हो, तो लास्ट क्या होता है कि वो सांस्कृतिक रूप से क्या होनी चाहिए, मान होनी चाहिए। तब जाके हम क्या बोलेंगे, उसको संसाधन बोलेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो संसाधन किसे बोलेंगे, तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। परंतु जिसको बनाने का प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, आपकी संसाधन कहलाती है माय डियर फ्रेंड।
अब वो बात करेंगे उदाहरण पे, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उदाहरण बहुत जरूरी है। तो बात करें उदाहरण पे तो देख सकते हो, सबसे पहले आप उदाहरण पे देखोगे तो उदाहरण पे देख सकते हो लकड़ी। लकड़ी देखो आपके लिए एक संसाधन है, क्यों? क्योंकि आप उससे आग जला सकते हो, आप उससे किसी को मार सकते हो, आप उससे कागज बना सकते हो। दूसरी बात जल, जल को आप पी सकते हो, आप सिंचाई कर सकते हो, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जैसे अगर आप किसान हो तो आपकी आवश्यकता पूरा किया, आपको प्यास लगी है तो आपका प्यास बुझाने का काम किया। जैसे बात करेंगे मिट्टी, अगर आप कुम्हार हो तो आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हो या ईंट बना सकते हो, या मिट्टी जो खेत होते हैं उस पे मिट्टी होती है उसको जोत के आप सिंचाई अपना कृषि कर सकते हो। जैसे खनिज, सोना चांदी ये सारे क्या खनिज, जैसे बहुत सारे क्या करते हैं मुर्गी का पालन करते हैं तो मुर्गी उनके लिए क्या हो जाएगा, एक संसाधन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या संसाधन के उदाहरण है। तो हम लोगों ने देखा कि संसाधन क्या है, संसाधन का उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे संसाधन की रूपांतर की प्रक्रिया, क्योंकि देखो कोई भी संसाधन अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास मौजूद है, तो वो आपको डायरेक्टली ही आपको उसको काम पे नहीं लगा सकते हो, कहीं ना कहीं उस पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप देखा जाए, मैं मानता हूं कि जल जो है आपकी आवश्यकता प्यास मिटा सकता है, लेकिन जल से बनने वाला जो बर्फ होता है वो आपको कहीं ना कहीं कोई एक विधि लगाकर इससे आप क्या करोगे, आवश्यकता पूरा करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास बांस का पौधा है, आप उससे बहुत सारे की चीजें बना सकते हो, लेकिन अगर आपको टोकरी बनाना, अगर आपको आपकी टोकरी की आवश्यकता है आपको, तो कहीं ना कहीं उस बांस से टोकरी बनाने की कला आपको आनी चाहिए। तो बात करेंगे वो संसाधनों की रूपांतर की प्रक्रिया का, कि संसाधनों की रूपांतर प्रक्रिया क्या होता है। तो बात कर किया जाए तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कि संसाधनों की रूपांतर प्रक्रिया में कौन कौन चीजें क्या होती हैं, आपके कार्य करते हैं, या किन किन कारकों की वजह से संसाधनों का रूपांतरण संभव हो पाता है। तो अब क्या बोलोगे कि कोई भी संसाधन जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है और उसको अगर रूपांतरण करने की आपकी आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जो भी संसाधन हमको मिला उसको क्या किए, प्रौद्योगिकी यूज किए, जो भी उसमें मशीनरी चीज लगा सकते हैं, जो भी उस पे हम लोग, मैं बोल सकता हूं कि जो भी टूल्स लगा सकते हैं, या जो भी हम लोग जैसे मान लो कि कोई एक बांस है, तो बांस कहां से मिला, प्रकृति से मिला। अब उससे हमको क्या बनाना है, कुर्सी बनाना है, तो जो भी औजार है उस औजार को लेंगे, वही हो गया प्रौद्योगिकी। और संस्थाओं के परस्पर, संस्था मतलब उस पे काम करने वाले लोग, तो उस पे परस्पर जो क्रियात्मक संबंध होता है उससे क्या बनता है, हमारा किसी भी संसाधन का रूप जो है वो बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंध से क्या बनता है, किसी भी संसाधन का रूप जो है वो बदल जाता है। तो हम लोगों ने बात की दूसरे टॉपिक पे, बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे। अब बात करते हैं संसाधनों के रूपांतरण प्रक्रिया से लाभ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने बांस से मैंने टोकरी बना दिया, मैंने लकड़ी से कुर्सी बना दिया, मैंने पानी से मैंने बर्फ बना दिया, लेकिन सर इससे लाभ क्या होता है, इससे हमें लाभ क्या होगा, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखो, अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करना जरूरी है, और संस्थाओं के निर्माण के द्वारा संसाधनों का रूपांतर प्रक्रिया करना क्या है, बहुत आवश्यक है। जिसे समझोगे मेरी बातें, अगर मान लिया जाए कि आपको क्या चाहिए, एक टोकरी की आवश्यकता है, और उस टोकरी से क्या कर सकते हो, आप फल सब्जी तोड़ सकते हो, और ये टोकरी जो है आपको कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी औजार से आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और वो औजार जो है वो बना नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक आपके पास प्रकृति का देन बांस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि मैं यूं कहूं तो आपके पास बांस होनी चाहिए, आपके पास उसको बनाने का औजार होना चाहिए, और उस काम को जानने वाला आपके पास मजदूर होना चाहिए। यानी कि अगर ये तीनों आपके पास है तो आप किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो अगर मान लिया जाए कि मेरे पास टोकरी नहीं है और मैं जा रहा हूं सब्जी तोड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अगर इतना बड़ा खेत है तो इस पूरे के पूरे खेत में सब्जी को तोड़ने के लिए मुझे 2.5 से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रखने का कोई सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर मेरे पास टोकरी है माय डियर फ्रेंड, तो मैं क्या करूंगा कि मैं तोड़ूंगा और यहां रख दूंगा
सीधा टोकरी टोकरी भर जाएगा तो मुझे आसानी हो जाएगा ले जाने में। नहीं तो इसे क्या करना होता है कि उसको जमा करना होता, कहीं ना कहीं मुझे जमा करना होता और उससे बहुत ज्यादा क्या लगता, समय आपको लगता। तो जो भी रूपांतर प्रक्रिया से क्या लाभ होता है कि ये आपकी आर्थिक गति को क्या कर देता है, तेज कर देता है। बात करेंगे आगे। अब समझिएगा थोड़ा, इस वाले डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी संसाधन होता है माय डियर फ्रेंड, वो 3 चीजों से बना होता है। एक तो आपकी प्रकृति से, एक क्या होता है आपका, एक तो आपकी प्रकृति से, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो भी आपकी भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण से आपको क्या मिला, कोई ना कोई आपको संसाधन मिला, यानी कि कोई ना कोई आपको वस्तु मिला। अब उस वस्तु को क्या करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी लगाते हैं और उस पर कुछ ना कुछ संस्थाएं, जैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं मजदूर हूं तो मजदूर वाली संस्थाएं, है ना, अगर मान लो कि कोई किसान है तो किसान वाली संस्थाएं, और इन सबको लगाकर क्या करता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो संसाधन बनाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं, चाहे आप प्रकृति से कोई संसाधन के उत्पादन का बात कर लो, या औजार को चलाने का बात कर लो, या संस्थाएं चलाने की बात कर लो, ये सारे के सारे काम कौन करता है, एक मानव करता है। तो मानव ही क्या करता है, संसाधनों का रूपांतरण करने का काम करता है और उसको उत्पादन करने का काम और उसको उपयोग करने का भी काम जो है वो मानव ही करता है। बात करेंगे आगे। अब देखो आप है संसाधनों का वर्गीकरण, क्योंकि संसाधनों का वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ संसाधन। तो अगर मैं बात करूंगा संसाधन के बारे में तो देखो सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं हम लोग, 2 भाग में। एक आपका क्या हो गया, जैव, और दूसरा क्या हो गया, अजैव। तो हम लोग इस पे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि देखो मैंने जो पीडीएफ पूरा का पूरा बनाया है, इसमें आपको जो जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैव और अजैव में अंतर स्पष्ट करें, है ना, उस तरह के मैं सारे चीजों को लूंगा ताकि आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि संसाधन का मैं वर्गीकरण का बात करूं तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं, एक आपका जैव और दूसरा क्या हो गया, अजैव। अब फिर मैं आगे बात करता हूं। तो आगे अगर देखोगे तो समाप्यता के आधार पर क्या है, समाप्यता के आधार पर संसाधन को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक आपका नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा क्या होता है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। फिर बात करेंगे आगे। अगला है आपका, अगला हम लोग बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर एक अगला आपका है, अगला है आपका विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर हम लोग संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं, एक हो गया संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। तो हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में पूरा का पूरा डिफाइन से बात करेंगे कि आखिर अजैव संसाधन क्या है, आपका जैव संसाधन क्या है, नवीकरण संसाधन क्या है और नवीकरण संसाधन का कितना भेद है, और नवीकरण संसाधन क्या है ना, विकास का स्तर के आधार पर जितने भी संसाधन बात किए उस पे आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा बात करेंगे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग क्लासेस को लेते जाएंगे और जितने भी हो सके मैं कम से कम वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग क्लास का नोट्स करेंगे और नोट्स करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ हम लोग किस पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो हम लोग नोट्स के बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बात करेंगे और साथ ही साथ आपका डेली आपका जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात करता हूं अनाउंसमेंट पे, जो कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। तो भाई अनाउंसमेंट की हम लोग पहले उस पर बात करते हैं। तो देखो अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको आपके सब्जेक्ट का, चाहे मैं बात करूं साइंस का या मैं बात करूं एसएसटी का या मैं बात करूं मैथ का, तो आपको ये हमारे चैनल से देखने के लिए मिल जाएगा। एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, वो भी आपको क्या करेंगे, आपको हम लोग पूरा का पूरा कराएंगे। यानी कि जिस हिसाब से आप अपने ट्यूशन में तैयारी करते हो या अपने स्कूल में जो तैयारी करते हो, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक आप लोग के भी इच्छा या मैं आपका राय लेना चाहता हूं। आपको पता होगा कि आपके साइंस में और आपके एसएसटी में को अगर मिला लिया जाए, एसएसटी और साइंस को मिला जाए तो लगभग देखोगे तो 45 चैप्टर आपके होते हैं। एसएसटी का मैं किसका बात कर रहा हूं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का मैं बात कर रहा हूं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं मैथ का बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर कितने चैप्टर होते हैं, 45 चैप्टर होते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग 45 के 45 चैप्टर का आपको हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ क्या करेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको हर एक पीडीएफ का, आपको हर एक चैप्टर के पीडीएफ का
आपको कम से कम हर एक चैप्टर के पीडीएफ का मैं बात कर रहा हूं, हर एक पीडीएफ का मैं बात कर रहा हूं, आपको 9 रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना रुपया? 9 रुपया। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं 45 पीडीएफ आपका है, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 नम 45 के 5, हाथ में कितना रहा, हाथ में रहा 4, और आपका कितना हो गया, 4 नम 36, 36 और 4 आपका कितना हो जाता है, 4 नम 36 और 4 कितना हो गया, 40, यानी कि 450 रुपया आपको लगेगा अगर आपको हर एक पीडीएफ की बात करोगे। क्योंकि देखो 9 रुपया बहुत कम है, लेकिन अभी आपके लिए एक ऑफर है, और वो ऑफर क्या, हम लोग उस पर बात करेंगे कि आखिर ऑफर क्या है सर। तो ऑफर क्या है कि अगर आपको साइंस का पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, साथ साथ में आपको एसएसटी का पूरा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं केवल पीडीएफ का मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको आपके पूरा का पूरा नोट्स और साथ साथ में आपका जो सब्जेक्टिव और साथ साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका अगर नोट चाहिए, और साथ साथ में आपके जैसे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और अगर आपको टेस्ट सीरीज आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपको अगर आप अभी परचेज करते हो तो आपको ये जो है पूरा का पूरा 299 में मिलेगा, यानी कि 299 रुपए में आपको साइंस और एसएसटी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे प्रीतम एकेडमी की ओर से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गौर करो कि आपको मोस्टली केस में एक जो आपका पीडीएफ है उस पीडीएफ का रेट आपको मात्र 9 रुपया लग रहा है अगर आप सिंगल डिजिट खरीदते हो, तो आप एक एक करके खरीदते हो तो। लेकिन आप अभी अगर हमारे साथ जुड़ते हो और अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे साइंस का और आपका एसएसटी का हमको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 299 रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। आपको अगर इसके रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी अगर है चाहिए तो आपको हमारा नंबर आपको पता होगा, नंबर क्या है 7717704978। आप इस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, और पीडीएफ रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं आपको क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। साथ में बता दूं कि अभी एक लिमिटेड टाइम है, आप अगर लिमिटेड टाइम पे अगर पीडीएफ खरीदते हो, देखो फर्स्ट ऑल हम लोग 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे, उस 50 बच्चों के ग्रुप में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा है। 50 से 100 बच्चों को भी हम लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 50 से बढ़ाकर मैं इसको 100 करता हूं। तो पहले आप क्या करो, आपको 100 बच्चों के लिए ऑफर है कि अगर ये 100 बच्चे 299 रुपया में अगर साइंस का और साथ साथ में एसएसटी का फुल जितने भी चैप्टर्स है 45 चैप्टर जो भी है साइंस के और एसएसटी का मिलाकर, अगर उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको 299 रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे प्रीतम एकेडमी को पे करना होगा, जिसके बाद आपको पीडीएफ जो है हमारे टीम की ओर से आपको मिलता जाएगा। तो अगर इसका विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे पे आपको एक नंबर शो होता होगा, उस पर क्या कर सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना है, साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।